वाजिद साहब, आपने रिसेंटली कहा कि इस साल नवंबर में इलेक्शंस कानून के मुताबिक होना ज़रूरी है। आपको पता है आईन और कानून के मुताबिक दो असम्बलियां अगर प्रीमेच्योरली डिसॉल्व कर दी जाएं, तहलील हो जाएं, तो इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो चाहिए थे। आप नहीं समझते कि रुकावटें खड़ी की गई और फिर ये ऑब्स्टिकल्स किसने क्रिएट की? नहीं, रुकावटें नहीं खड़ी हुई, ये सारा मामला ही ख़राब था पहले दिन से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसले किए वोट नहीं करने दिया। आइन बड़ा वाज़ेह है, वोट आप जहाँ मर्जी करें उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है पार्टी। आपने कहा जी वोट नहीं कर सकते, वहाँ से खराबी शुरू हुई, फिर असेंबली तहलील कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो सवाल उठाए वो 4 थे, 3 प्रोसीजरल थे, एक सवाल था कि क्या असेंबली सही तहलील की गई नहीं। जब भी आइन की तशरीह की बात आती है तो आप ये देखते हैं कि जिन लोगों ने आइन बनाया था मकसद क्या था, वो शिक रखने का। शिक रखने का मकसद ये नहीं था कि आप सुबह उठने असेंबली तहलील कर दें, अवाम की राय की नफ़ी कर दें। मकसद ये होता है अगर आपसे सुबह ना चल रहा हो, कोई ऐसे मामलात हों, गैर मामूली कैफियत हो, तो आप असेंबली तहलील कर सकते हैं। यहाँ कोई गैर मामूली कैफियत नहीं थी। एक हुकूमत चल रही थी, चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे थे कि मैं बिल्कुल हुकूमत ठीक चल रही है, मैं असेंबली तहलील नहीं करूँगा। सुबह उठे तहलील कर दी, तो ये इंतशार फैलाने के लिए तहलील की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। अब आपने फैसला करना है कितने बड़े इशू का, 2 सूबों की असेंबलीज हैं, आप फुल कोर्ट बनाएं। आपने फिर वही स्पेशल बेंच अपनी मर्जी के बनाए और फैसले लेने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ भी बात ख़त्म नहीं हुई। फिर पंजाब में आइन और था, खैबर में और था। तो अब और इलेक्शन कमीशन कहा जी मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, ना पैसे हैं ना सिक्योरिटी है। सर, ये जो फंड्स और सिक्योरिटी का जवाब दिया गया, आपको लगता है वो जेन्युइनली मौजूद था? इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार अदारा है, वो कह रहा है कि नहीं, ना फंड्स है मैं मुहैया हुकूमत कर सकती है, ना बजट में रखे गए और ना ही सिक्योरिटी मुहैया होगी। फौज ने भी इनकार कर दिया। तो अब इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब अक्टूबर में इलेक्शन कराते हैं, 8 तारीख को सारे इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब वो बात गुजर गई है, लेकिन सबक हासिल करने चाहिए कि इस सारे मामले में हुआ क्या है। राइट, बट अभी जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के रूल्स में अमेंडमेंट्स हुई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, जो पीडीएम की हुकूमत ने इनकॉर्पोरेट किया है, आपको लगता है कि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करने में मददगार साबित होगा? कौन सी आप बात कर रहे हैं? इलेक्शन एक्ट 2017 में अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो जो बिल जो है वो मंजूर हुआ है। कौन सी अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं? जो कमीशन को इख्तियारात दे देता है, सेक्शन 57-58 के तहत जो है कमीशन अब प्रेसिडेंट साहब से इख्तियारात ले लिए गए हैं, डेट्स के तयन से भी मुताल्लिक, और फिर डिस्क्वालिफिकेशन जो लॉ मेकर्स की है उसकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को भी अबॉलिश कर दिया गया है। जी, वो तो देखें ये एम्बिग्विटी थी, तो उसको इस लॉ ने कर दिया है, तो ठीक है, ये अच्छा लॉ है। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की कोई गुंजाइश आइन के अंदर नहीं है, किसी जगह भी मौजूद नहीं है। बल्कि 62-63 के तहत तो आप डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकते। आप ये कि सादगी अमीन नहीं है, इसका क्या मेयार है सादगी अमीन का? उस पर आप कैसे पूरा, फिर पाकिस्तान सारा ही खाली हो जाएगा। सादगी अमीन की बात हमने शुरू कर दी, तो ये एक खराबी थी। और इसके तहत 2 लोग डिस्क्वालीफाई किए गए, मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन। तो उनका और अपील का हक भी नहीं था। तो अब ये कम से कम ये दुरुस्ती कर दी गई है। तो ये दुरुस्ती हो गई और नवाज शरीफ साहब अब आपको अगले इलेक्शंस पे कॉन्टेस्ट भी कंटेस्ट करें या ना करें, इसकी दुरुस्ती बड़ी जरूरी है। लेकिन वो वापस तो अब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल नहीं है कि वो लोगों को डिस्क्वालीफाई करता फिरे। वरना जिस मेयार पे मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया कि आपने 20,000 दरम की तनख्वाह बेटे की कंपनी से नहीं ली, तो फिर जो लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने न टैक्स दिए हैं, न अरबों की करप्शन आज सामने आई है, तो उनके बारे में क्या होगा? राइट, बट शाहिद साहब, लाइक आई सेड कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होना ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी, मतलब उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता है कि इन अमेंडमेंट्स के जरिए वो भी मुमकिन बन सकेगा? देखिए, ना कभी आइन पहले रुकावट रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मामले में, ना ही कानून रहा है, ना इलेक्शन कमीशन रहा है। ये हमारे मुल्क में हर इलेक्शन चोरी हुआ है, मैं इसका खुद गवाह हूँ। 85 के इलेक्शन सबसे शायद फेयर थे, उसके बाद बतदरीज मामला ख़राब ही रहा है। 70 के इलेक्शन भी चोरी हुए, 70 में जब हुए थे। 70 के इलेक्शन को फेयर समझा जाता है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन फेयर नहीं हुई। जो जमात जीती थी हम उसको इक़्तिदार नहीं ट्रांसफ़र कर सके। तो एक लंबी तारीख है। उससे पहले ये एबडो, पोडा, प्रोडा, ये सब हम करते रहे हैं। तो अब नैब हमने रखा हुआ है 24 साल से। तो ये इनके होते हुए इलेक्शन फेयर होना मुमकिन नहीं है। इनके होते हुए आपके जी, जब ये इदारा, ये नैब का इदारा है जो इस्तेमाल होगा
सियासतदानों को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, जहाँ करप्शन माफ़ कर दी जाती है, करप्ट की करप्शन माफ़ होती है, जिन्होंने कुछ किया नहीं होता उनको आप घसीटते फिरते हैं। तो ये इदारे जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो इलेक्शन फेयर नहीं। सर आप खुद भी इसका खमियाजा उठा रहे हैं। अब नहीं, जो रेफरेंस आपके खिलाफ है वो भी अभी कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया उस रेफरेंस को, ऑल्दो के नॉन जुरिसडिक्शन की एडमिशन जो है वो आ गई है नैब प्रोसिक्यूटर की भी जाने। मैं हाजिर हूँ, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ आप डे टू डे चलाएं इस मामले को, विटनेस लेकर आए, बताएं कि कौन सा जुर्म हुआ है। तो ना केस चलता है, 4 साल हो गए, ना केस चलता है ना फैसला करते हैं। जजमेंट ऑल्दो के रिजर्व भी हो गया अब तो। कोई बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ, आज भी कहता हूँ आप बिल्कुल ना कहीं भेजें, खुद केस चला दें। लेकिन ये देखिए, यही तो खराबी है जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ ना। इलेक्शन कैसे फेयर होंगे? अब आप जिस तरह लोगों को लाते हैं असेंबलियों में, लेकर जाते हैं, फिर कहते हैं मुल्क नहीं चलते, हुकूमतें नहीं चलती, ये बड़ी खराबी है जिनके हमें सबक हासिल करना चाहिए। और उम्मीद है कि इस दफ़ा शायद सबक हासिल हो गया हो। सर आप नैब से मुतालिक तो आप हमेशा इसके मुखालिफ रहे हैं, और आपने, मुझे याद है कि गुज़िश्ता साल भी आपने कहा था कि जी नैब जैसे इदारे से जो है वो जान छुड़ा लेनी चाहिए। हमारे पास ऑल्दो के FIA, आपके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसे मौजूद हैं इदारे, और किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में इसी तरह से एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। क्यों नहीं कानून साजी जहाँ पर इतनी तेज़ी से की जा रही है, तो क्यों नहीं इस किस्म की कानून साजी या इसको मद्देनजर रखते हुए की जानी चाहिए? क्योंकि इंप्रेशन ये मिल रहा है कि इतनी जो लेजिस्लेशंस हो रही हैं उससे लूप होल्स या मनूवर्स क्रिएट किए जा रहे हैं सिस्टम में, सो दैट के यू कैन ब्रिंग इन सर्टेन पीपल टू पावर। नहीं, ब्रिंग इन सर्टेन पावर की बात इसमें नहीं है। अभी तो बहरहाल जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन, ऑल्दो के आपने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक नाइंसाफी दूर नहीं होनी चाहिए। नाइंसाफी बिल्कुल दूर ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया, अब कानून के जरिए हो गया। देखिए, नाइंसाफी को अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो मैं उसके हक में हूँ, लेकिन अगर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो नहीं चलने देते हुकूमत को। अभी भी एक मीटिंग से उठ के आया हूँ, वहाँ ज़्यादा डिस्कशन यही होता रहा कि अगर हमने ये फैसला किया तो नैब क्या करेगा। आपका मुल्क नहीं चल रहा, आपकी सियासत नहीं चल रही, आपके इदारे नहीं चल रहे इस इदारे की वजह से। और मैं हमेशा पूछता हूँ इधर नैब ये बता दे कि इसने कितने सियासतदानों का एहतसाब किया है, उनके नाम बता दे। यानी नैब ने यह साबित किया है कि इस मुल्क के जो सियासतदान हैं मुकम्मल तौर पे पारसा लोग हैं और बिल्कुल दयानतदार लोग हैं, कोई उन्होंने करप्शन नहीं की। ये नैब ने साबित किया अपने 24 साल की जिंदगी में। मैं ये पूछ रहा कितनों को पकड़ा है आपने, जरा उनके नाम बता दें। नैब मैंने जितनी नैब भुगती है, जितनी इन्वेस्टिगेशन मैंने भुगती है, किसी ने नहीं भुगती। पहले 9 साल अदालतों में रहा हूँ, अब 4 साल अदालतों में रहा हूँ। 38 ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन मैंने भुगती हैं। नैब हर सवाल करता है सिवाय एक सवाल के कि आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया। करप्शन वहीं से पकड़ी जाती है। एक आदमी गाड़ियां भी चला रहा है, घर भी चला रहा है, खर्चे भी कर रहा है, टैक्स नहीं देता, तो करप्शन तो साबित हो गई ना कि वो उसकी आमदन का जरिया ही कोई नहीं है। ये सवाल कभी नहीं करेंगे, बाकी हर सवाल करते हैं। और मैंने ये भी उनसे कहा, मैंने कहा जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं तो भर के दे दूँ, ये लिखा हुआ है, छाप दें इसको, जरा नैब चेयरमैन बता दे, वो भी जरा ये प्रोफार्मा भर देना। और फिर आप सितम ज़रीफ़ी ये देखें, ये दुनिया में नहीं है कि जो मुल्क, जो इंसान, जो शख्स नैब चला रहा है उस पर खुद नैब का इतलाक नहीं है, न जज पे है न जर्नैल पे है, उन पे लागू ही नहीं होता। जी, सिर्फ एक नैब चेयरमैन आए हैं जो ब्यूरोक्रेट थे, चौधरी कमर जमान साहब, उन पे लागू होता था। उसके अलावा जितने भी रहे हैं उन पे खुद लागू नहीं होता। तो ये बेसिकली सियासतदानों के से इंतकामी कार्रवाई के तौर पे इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बट हर हुकूमत अगर ये इस्तेमाल करती है तो गुज़िश्ता 1 साल में तो फिर क्या आपके ओपोनेंट्स के खिलाफ भी हुआ है? बिल्कुल, हम ये डिजर्व करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जिन सियासतदानों ने, मुझ जैसे लोगों ने 24 साल से ये नैब का कानून दिल से लगाया हुआ है, जो एक आमिर ने बनाया था सियासत को कंट्रोल करने के लिए, सियासतदानों को तोड़ने के लिए। पेट्रियट कैसे बनी थी? पीपल्स पार्टी पेट्रियट, नैब। उसके बाद काफ लीग कैसे बनी? नैब। PTI कैसे बनी? नैब। अब आगे जो होगा वो भी नैब। तो इसलिए हमने दिल से लगा के रखा हुआ है और इसका इतलाक भी हम पे ही होता है। सर अभी तो अमेंडमेंट्स हो गई हैं, तो बेनिफिशरीज कौन हुए फिर? अमेंडमेंट, देखिए अमेंडमेंट से कुछ नहीं होगा जब तक ये इदारा है, कोई अफसर काम नहीं करेगा। सर अभी तो कह रहे हैं कि उनके हाथ पैर बांध दिए नैब के, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उनके पास अब उतने पावर्स ही नहीं रहे। हाथ पैर बाद में बांधे जाते हैं। नैब आज भी आप मुकदमा बना सकता है, आप जेल भी जाएंगे, रिमांड भी भुगतेंगे, आपकी बदनामी भी होगी,
आपकी ज़िंदगी मफलूज है। आपको पता है नैब में क्या होता है? आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, कोई नौकरी नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकते, कोई चीज़ बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो ये सब कुछ करने के बाद 4 साल में पता लगेगा नहीं वो तो कानून का इतलाक नहीं हो रहा था, गलती से हमने केस बना दी है। तो नैब मौजूद है, जब तक ये इदारा मौजूद रहेगा आपका मुल्क, आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। जिस दिन ये बात आपको समझ आ गई फिर मामला आगे चलेगा। राइट, जब तक ये इदारा रहेगा आप कह रहे हैं मुल्क और हुकूमत जो है वो नहीं चलेगी। सर जो साबिक वजीर कानून है डॉक्टर फसीम साहब, पीटीआई के दौर में उनके वजीर कानून रहे, कैबिनेट का हिस्सा रहे, उनको भी 190 मिलियन पाउंड के केस में नैब ने नोटिस सर्व किया हुआ है। उनको अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। ये जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक जो दरख्वास्तें गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी समाअत के लिए वो वकील अपॉइंट हो गए। बड़े ऑलरेडी सवाल अब इस पे रेज होना शुरू हो गए कि आप लोग ने, और ऑल्दो के जानते हुए भी कि ये उनके कैबिनेट में का हिस्सा थे, आप लोग के खिलाफ जिस तरह के केसेस हो रहे थे उस पर आप लोग की भी एक रिजर्वेशंस, एक स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस मौजूद थी, और जनरल मुशर्रफ के भी हवाले से कि भाई उनका जो गद्दारी का जो मुकदमा था उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी उनकी जानिब से। तो क्या अब ये नून लीग का डिसीजन था टू अपॉइंट हिम? मुझे नहीं पता अपॉइंट कौन करता है, कैसे करता है, लेकिन एक आदमी पे आपने नोटिस ही भेजा ना। अभी तो वो होगा, कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद रेफरेंस होता है। तो उस वक्त तक वो एक आम शहरी हैं, अपना काम कर सकते हैं, वकील हैं, काम करें। तो आपको एतराज़ नहीं था? नहीं, मुझसे ना किसी ने पूछा, ना मैं एतराज़ करने की पोजीशन में हूँ। एक आम आदमी, एक वकील अपना काम कर रहा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप वकालत के लिए। लेकिन आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या होगी? ज़ाती राय की गुंजाइश नहीं है, हुकूमती मामला है, इसमें थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। अगर किसी शख्स पे आपकी हुकूमत में ही कुछ इल्ज़ाम भी लग गया है तो बेहतर है कि ना, कानूनी कोई इसमें सुकम नहीं है, कोई और मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा एक एथिकली जिम्मेवारी होती है कि ऐसे शख्स को आप ना एंगेज करें। राइट। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में लाइक आई मेंशन्ड के समाअत जो है वो चल रही थी और आज भी मुलतवी की गई, तो 3rd वीक ऑफ जुलाई तक अब बात की जा रही है। ऑल्दो कि ईद के बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से मामले को आगे लेकर बढ़ना है। बट सर बड़े सवालात रेज हो रहे थे। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जी फौजी अदालतों में अभी तक सिविलियंस के ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ऑल्दो कि DG ISPR की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि 102 अफराद जो ज़ेर तहवील है मिलिट्री अदालतों में, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, ट्रायल है, वो शुरू हो चुका है। क्या स्टांस है सर आप और नून लीग चाहती है, क्योंकि इस वक्त जो अपेरेंटली एक पोजीशन नज़र आ रही है एस्टैब्लिशमेंट की एंड गवर्नमेंट की, वो डाइवर्जेंट नजर आ रही है फ्रॉम दैट ऑफ सुपीरियर जुडिशरी एंड सिविल सोसाइटी? नहीं, हम हर चीज़ की बाल की खाल उखेड़ते रहते हैं। जो कम से कम मुझे समझ आई है कि जो DG ISPR ने कहा है वो ये है कि 102 लोग दहशतगर्दी के केसों में मिलिट्री कोर्ट्स बने हुए हैं। उनका मेरा ख्याल है रेफरेंस इन लोगों से नहीं था जो 9 मई के इंसिडेंट में है। तो उन्होंने कहा कि ट्रायल शुरू हो जी, चुका है। ट्रायल जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनके ट्रायल्स हो रहे हैं सर, लेकिन 9 मई में जो मुलव्वस अनासर है उनके खिलाफ ही एक्शन हो रहा है। वो एक्शन हो रहा है, वो होना भी चाहिए। देखिए, जिसने उस दिन कोई ऐसा अमल किया है, फौजी तनसीबात पर हमला किया है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। उस प्रोसिक्यूशन जुरिसडिक्शन क्या होगी वो आपने इस्टेब्लिश करनी है। जुरिसडिक्शन एंटी टेररिज्म की भी हो सकती है, जुरिसडिक्शन नॉर्मल जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी हो सकती है। और अगर कॉन्स्पिरेसी है, किसी फौजी अफसर सर्विंग या रिटायर्ड के साथ मिलकर आपने कोई कॉन्स्पिरेसी की है या कोई अमल किया है, फिर आप आर्मी एक्ट के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोगों की ये भी राय है कि चूंकि आपने फौजी तनसीबात पे अगर किसी ने हमला किया है तो आप पे डायरेक्टली भी आर्मी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब वो आर्मी एक्ट अगर अप्लाई होता है तो आप कौन सी अदालत में जाएंगे? जहाँ तक मेरी नॉलेज है मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक स्पेशल लॉ के तहत बने थे, ख़त्म हो गए। लेकिन कोर्ट मार्शल होता है फौज के अंदर। क्या कोर्ट मार्शल सिविलियन का हो सकता है कि नहीं, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करनी है कि जुरिसडिक्शन कहाँ पे आएगी। लेकिन उन अफराद की जिन्होंने उस दिन जो भी क्रिमिनल एक्ट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये मामूली बात नहीं थी। उस दिन फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, फौज की तनसीबात पर हमले हुए, एक कोर कमांडर का घर जलाया गया। इससे आपकी बदनामी भी हुई है और आप
कि मुल्क के जो इदारे हैं उन पर बड़ा शक और शुबे